नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम बात करेंगे कि माइक्रो फाइनेंस का रूरल डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस होता क्या है। माइक्रो फाइनेंस जैसे इसकी डेफिनेशन है वो बोलते हैं कि माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा प्रोविज़न है फाइनेंशियल सर्विसेज का कि जिन लोगों को जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, जहाँ पे उन लोगों के पास कोलेटरल में देने के लिए कुछ नहीं है, तो इस वजह से उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज बड़े बैंक से नहीं मिल पाती या काफ़ी वो मनी लेंडर्स के दबाव में अटक जाते हैं। तो इस तरीके के जो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंचने में, तो उनकी ये फाइनेंशियल सर्विसेज को पूरा करने की जिम्मेदारी कौन करता है? माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब 1 लाख की लिमिट से कम। तो माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा प्रोविज़न है फाइनेंशियल सर्विसेज का किसको? लो इनकम ग्रुप के लोगों के लिए जो जनरली फाइनेंशियल सेक्टर में कवर नहीं हो पाते। नेक्स्ट इस पे आता है एक टर्म माइक्रो क्रेडिट। अब माइक्रो क्रेडिट माइक्रो फाइनेंस का एक सबसेट है। इसका मतलब होता है कि स्मॉल क्रेडिट फैसिलिटी, जैसे कि मैंने बोला माइक्रो माइक्रो लेस देन 1 लाख, तो स्मॉल क्रेडिट फैसिलिटी जो एक शॉर्ट टर्म के लिए एक लोअर इंटरेस्ट रेट पे उन लोगों को दी जाती है जिनको ज़रूरत है। अब अगर हम बात करें कि ज़रूरत वाले लोग या नीडी पीपल कौन हैं, तो नीडी पीपल में आ जाएंगे हमारे लैंडलेस लेबरर्स, हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, हमारे लिमिटेड अर्निंग कैपेसिटी वाले लोग, जिन लोगों के पास कोलेटरल रखने के लिए कुछ नहीं है, एज अ कोलेटरल कुछ नहीं है, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं दे सकते, जनरली जो अनएम्प्लॉयड है या फिर जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री ज़्यादा साउंड नहीं है कि मतलब वो पहले उनके पास कभी डेथ में रहे होंगे, वो तो ऐसा हो सकता है। तो उस तरीके के जो लोग हैं ये सारे हो जाते हैं हमारे नीडी पीपल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये माइक्रो फाइनेंस इमर्ज कैसे हुआ। तो माइक्रो फाइनेंस का इमर्जेंस 1800 में हम देख सकते हैं। हालांकि तब उस टाइम पे एज माइक्रो फाइनेंस ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया था, बट हाँ फिर भी 1800s के टाइम पे जर्मनी के जो रूरल जर्मनी के जो फार्मर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए एक पहला कोऑपरेटिव लैंडिंग बैंक स्टैब्लिश किया गया था। तो 1800 के टाइम पे ये पहली बार जर्मनी में इस्टेब्लिश किया गया था, एक कोऑपरेटिव लेंडिंग बैंक। बट उसके बाद सबसे पहली बार माइक्रो फाइनेंस टर्म का यूज़ जो किया था वो 1976 में मोहम्मद यूनुस ने किया था, और उन्होंने इस टर्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करा और इसकी अप्रोच पे एक ग्रामीण बैंक बनाया बांग्लादेश में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस की एक्चुअली ज़रूरत क्यों हुई, क्यों पड़ती है। तो हमने जैसे अभी नीडी पीपल की बात की थी, तो वो क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। सबसे पहला ये हो जाता है कि अगर आप किसी बैंक से लोन ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है बैंक की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो गरीब आदमी या रूरल इंडिया जो है वो नहीं दे सकता। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रूरल वुमेन में नहीं है। जो हमारा ये माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट आया था ये काफ़ी वुमेन ओरिएंटेड था, तो इस चीज़ को हमने रूरल वुमेन के कंटेक्स्ट में ज़्यादा इसको एम्प्लॉय किया गया। तो जो हमारी ग्रामीण महिलाएं होती हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती, हालांकि वो बहुत काम करती हैं ज़मीन पे, खेतों में वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, एज लेबरर्स भी बहुत काम करते हैं, पर फाइनेंशियली उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाती। तो उसके लिए एक छोटे लेवल पे क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तीसरा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं है हमारी कंट्री में। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारे बैंक्स जो हैं वो रूरल एरियाज़ तक नहीं पहुंच पाते, तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कंट्री में बहुत ना के बराबर है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है एक्चुअली? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ही यही होता है कि किसी तरह से जो इंडिविजुअल्स हैं या छोटे बिजनेसेस हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज सही टाइम पे प्रोवाइड की जा सके। तो अब ये चीज़ हो ही नहीं पाती है इस कंट्री में। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उनके पास इतनी इक्वालिटी ही नहीं है, इतने
रूरल अर्बन डिवाइड इतना ज़्यादा है और जो रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि वो किसी तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस कर पाएँ या उनको मिल पाएँ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो छोटे किसान होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो मनी लेंडर्स के ट्रैप में फँस जाते हैं। उनके पास डेट, कर्ज़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अब किसान क्यों फँसते हैं? क्योंकि भाई उनके पास पैसा है ही नहीं, वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा गरीब हैं। तो इस वजह से वो किसी भी तरह से ऐसे मनी लेंडर्स के ट्रैप में फँस सकते हैं और उस सब की वजह से उनके ऊपर जब कर्ज़ा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो उससे क्या होता है? सुसाइड। तो सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा देखे हैं हमने, बहुत ज़्यादा हम रोज़ पढ़ते हैं, पर इस चीज़ को इतना ज़्यादा इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि इतना आम बात है फार्मर सुसाइड। बट ये इतना ग्रेव इशू है उसके बाद भी, इसलिए हमें इन सब चीज़ों को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के लिए माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया गया। माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट इंडिया में 1974 के टाइम पे आया, जब सेवा कोऑपरेटिव बैंक अहमदाबाद में बनाया गया था। तो सेवा कोऑपरेटिव बैंक आया और ये पहला माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन था इस कंट्री का। अभी जो सेवा आया, इसने हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प किया। इसी के साथ साथ नाबार्ड ने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो उन लोगों को जो अनबैंक्ड हैं, जिनके पास बैंक की कोई सुविधा नहीं है, तो उन लोगों को नाबार्ड भी काफ़ी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और काफ़ी सारे पार्टनर एजेंसीज़ को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है नाबार्ड। जो इंडिविजुअल रूरल वॉलंटियर्स हैं उनको भी काफ़ी सब प्रमोशन, नर्चरिंग और क्रेडिट लिंकेजेस प्रोवाइड करता है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम भी नाबार्ड ने स्टार्ट किया था और उसमें रीजनल रूरल बैंक्स का भी पार्टिसिपेशन है, कमर्शियल बैंक्स का भी है, कोऑपरेटिव बैंक्स का भी है। तो इस तरह से नाबार्ड की काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। अब इसकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसमें क्या आ जाता है? हमारा माइक्रो सेविंग, माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो इंश्योरेंस, ये सब हमारी नाबार्ड की फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। नेक्स्ट 1992 में सेल्फ हेल्प लिंकेज प्रोग्राम आया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम जो आया था हमारा, वो एसके कालिया कमेटी में आया था। और ये जो सेल्फ हेल्प लिंकेज बैंक प्रोग्राम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम है अपने आप में, और इसने बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की। नेक्स्ट 2010 में वाई.एच. मालिकम कमेटी आई, जिसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। उसने बोला कि जिन वीकर सेक्शन के लोगों की इनकम, एनुअल इनकम 50,000 रुपीज़ से कम है, तो उनको लोन्स प्रोवाइड करने चाहिए। जो लोन्स हैं जो दिए जा रहे हैं, उसका 75% जो लोन्स हैं वो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को केवल इनकम जनरेशन के लिए देना चाहिए। लोन के इंटरेस्ट पे जो सीलिंग है वो 24% होनी चाहिए, जिसको आरबीआई ने बोला कि 26% होनी चाहिए। जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक सेपरेट सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और लोन्स जो हैं वो 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से माइक्रो फाइनेंसिंग को हमने इंडिया में लाने के लिए किस किस टाइप के क्या क्या मॉडल्स को अडॉप्ट किया। तो हमारे जो कुछ मॉडल्स हैं माइक्रो फाइनेंसिंग के, तो उसमें हो जाएंगे हमारे जैसे कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, जो 4 से 10 लोगों का ग्रुप होता है, जो कि म्यूचुअली गारंटी देता है कि हाँ हम उस इतना लोन हम ले रहे हैं तो हम इसको रीपे कर देंगे। तो वो म्यूचुअली लोन लेते हैं। और किस चीज़ के लिए लिया जाता है ये लोन? जनरली एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए या एनिमल हस्बेंड्री इस टाइप की एक्टिविटीज़ या जो भी एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ हैं उन सब के लिए ये जनरली लोन लेते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है? ये हमारा जो एक टाइप के जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हैं, वो जो इंडिविजुअल्स हैं जिनका मेन मोटो है कि हाँ हम लोग साथ में आएंगे और हम लोग एक टाइप का बिजनेस करेंगे या कुछ करेंगे, तो उस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं वो लोग भी लोन लेते हैं इस तरीके के। और वो जनरली हमारा जो नाबार्ड के साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो लिंकेज प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा चला है, इसने काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स खोले हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रामीण मॉडल बैंक जो था बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का, उसके अकॉर्डिंग उससे इंस्पायर होके हमने इंडिया में रीजनल रूरल बैंक्स को बनाया। तो रीजनल रूरल बैंक्स का जो मेन मोटिव था वो ये था कि एंड टू एंड डेवलपमेंट हो रूरल इकोनॉमी का, तो इसलिए रीजनल रूरल बैंक्स भी आए माइक्रो फाइनेंसिंग के सेक्टर में। और नेक्स्ट हमारा है कि रूरल कोऑपरेटिव्स। अभी जो रूरल कोऑपरेटिव्स होते हैं
ये जनरली हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम से ही काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुके थे, पर इन्होंने रूरल इंडिया में इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचाया लोगों को, और इसका सक्सेस रेट थोड़ा कम था। तो और उसके साथ हमारा NBFCs, ये भी हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। डिपॉजिट एज सच नहीं लेते, पर इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि मिनिमम नेटवर्थ जो होनी चाहिए वो 5 करोड़ तक होनी चाहिए, और 85% एसेट जो है वो क्वालिफाइंग एसेट्स होने चाहिए। तो इस तरह से कुछ मॉडल्स थे जो माइक्रो फाइनेंसिंग के इंडिया में आए। तो हमारी जितने ही मॉडल्स हैं, इनको लोन्स प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलप किया, उसको बोलते हैं मुद्रा बैंक। तो मुद्रा बैंक की फुल फॉर्म है हमारी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये करता क्या है, ये लोन्स प्रोवाइड करता है माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को लो रेट पे, ताकि वो जो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको ये जो MFIs हैं ये लोग क्रेडिट प्रोवाइड कर सके। तो इसे 2015 में एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम की तरह से लॉन्च किया गया था अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम। तो ये स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी लोन्स प्रोवाइड करता है रेगुलर बैंक्स के परव्यू से बाहर। तो अभी जो मुद्रा बैंक है हमारा, इसका अराउंड जो कैपिटल है वो अराउंड 1000 करोड़ का है, और पेड अप कैपिटल अराउंड 750 करोड़ का है। और ये जो है रीफाइनेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि जो हमारे छोटे छोटे एंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उनको सपोर्ट किया जा सके। और ये सारी लेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो जो कौन कौन एलिजिबल है मुद्रा बैंक से बोरो कौन कौन कर सकता है, वो हो जाएंगे हमारे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो जाएंगे, हमारे शॉपकीपर्स हो जाएंगे, हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर्स हो जाएंगे, हमारे आर्टिसंस हो जाएंगे। तो ये सब लोग मुद्रा बैंक से बोरो कर सकते हैं। मुद्रा जो है ये पार्टनरशिप करता है दूसरे बैंक्स के साथ, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ, दूसरे लेंडिंग एजेंसीज़ के साथ, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ताकि माइक्रो फाइनेंसिंग हो सके जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उन सेक्टर्स में। तो मुद्रा ने क्लासिफाई किया है अपने क्लाइंट्स को 3 कैटेगरीज में। तो लोन्स के अमाउंट के अकॉर्डिंग ये कितना लोन अलाउ कर सकता है मैक्सिमम, उसके अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज हैं। एक है हमारी शिशु, जिसमें मैक्सिमम लोन अलाउड अराउंड 50,000 तक है। दूसरा है किशोर, जिसमें 5 लाख तक लोन अलाउड है। और तीसरा है हमारा तरुण, जिसमें 5 से 10 लाख तक लोन अलाउड है। तो ये था हमारा मुद्रा बैंक के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नाबार्ड ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं अब तक माइक्रो फाइनेंसिंग के सेक्टर में। तो नाबार्ड जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है पार्टनर एजेंसीज़ को, जो कि हमारे NGOs हो सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के फेडरेशंस हो सकते हैं, या पैक्स हो सकते हैं, फार्मर्स क्लब हो सकते हैं, इवन इंडिविजुअल वॉलंटियर्स भी हो सकते हैं, ताकि प्रमोट किया जा सके, नर्चरिंग हो सके, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लिंक किया जा सके बैंक्स के साथ। तो इन सब चीज़ों के लिए ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है नाबार्ड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नाबार्ड ने एक स्कीम है, नाबार्ड का एक इनिशिएटिव है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ वेमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये प्रमोट करता है वेमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को अराउंड 150 आइडेंटिफाइड बैकवर्ड और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट इस एरिया तक भी जा सके। और तो और इसी चीज़ माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए 2006 में एक माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था नाबार्ड ने, ताकि स्किल डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें हो सके, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ दोनों में। 2015 में लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया था नाबार्ड के थ्रू, ताकि लाइवलीहुड का प्रमोशन हो सके फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में, पूरी तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, कैपेसिटी बिल्डिंग कराई जा सके। और डिजिटल इंडिया मिशन के अकॉर्डिंग उसके साथ चलते हुए नाबार्ड ने ई शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2015 में, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो डेटा है उसे डिजिटाइज किया जा सके, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2021 में RBI ने क्या प्रपोजल्स दिए थे माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड। उसने बोला था कि एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए
माइक्रो लोन्स जो हैं उनको 50% हाउस होल्ड इनकम पे कैप कर देना चाहिए ताकि इंडेप्टनेस को अवॉइड किया जा सके। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं उनको बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के थ्रू गाइड किया जाना चाहिए। इंटरेस्ट रेट पे कोई सीलिंग नहीं होनी चाहिए और कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हम बात करते हैं कि हमारे को माइक्रो फाइनेंस का एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो हमारे एडवांटेजेस जैसे कि हम जानते ही हैं कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही कम था। जैसे कि डॉक्टर सी रंगराजन की एक रिपोर्ट ने बताया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत कम है इंडिया में। क्यों? क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, पुअर क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है और इंस्टीट्यूशंस पहुंच ही नहीं पाते और कम्युनिटी नेटवर्क बहुत डीप है, वीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे को प्रॉब्लम होती थी। बट हमने क्या किया, यहाँ पे जब माइक्रो फाइनेंस का इंट्रोडक्शन हुआ इस कंट्री में तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाया। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा ये था कि जो लोग थे उनको एक सोर्स ऑफ कैपिटल मिला ताकि वो अपने एंटरप्राइजेस को बढ़ावा दे सकें, एंटरप्रेन्योर्स बन सकें, कुछ सोच सकें कि हाँ हमें आगे क्या क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस को सपोर्ट कर सकें। अंडर फाइनेंस सेक्टर जिसको बैंक्स लोन नहीं देता था तो उन लोगों को यहाँ से लोन्स मिलने लगे। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा और उसकी वजह से फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को पता चलने लगा कि हाँ वो अपने फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, अपने लिए वो फाइनेंसेस कैसे इकट्ठे कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है इस वजह से। और इसी के साथ साथ वेमेन एम्पावरमेंट हुआ कि वेमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने, नाबार्ड ने काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें हो पाई। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छे से हो पाया और इसी वजह से ये सारे एडवांटेजेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं माइक्रो फाइनेंस के इंट्रोडक्शन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे आप लोन लेते हैं, आप फंड एक्वायर कर रहे हैं, तो हम जब किसी बैंक से फ़ंड एक्वायर किया जाता है तो क्योंकि बैंक को अपना खुद का बैंक रेट मेंटेन करना है, CRR SLR मेंटेन करना है, तो वो फ़ंड लेने के लिए जो क्रेडिट होता है वो थोड़ा हाई हो जाता है, उसकी कॉस्ट थोड़ी हाई हो जाती है। तो इस वजह से जो शॉर्ट रन में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाते। दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि डेटा इनएडिक्वेट है, SHG से रिलेटेड या जो भी हमारे कहाँ कहाँ कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए उस सब चीज़ों से रिलेटेड हमारे पास डेटा नहीं है, वो अच्छी तरह से मैनेज ही नहीं हुआ है। तीसरा ये है कि अब कोविड की वजह से पैंडमिक ने काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ट्रेनिंग्स नहीं हो पा रही, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए थे जो स्किल्स अपग्रेडेशन और ट्रेनिंग के लिए थे। तो वो सब चीज़ें क्योंकि लोकोमोशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था तो इस वजह से क्या हुआ कि ट्रेनिंग नहीं हो पाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी जो क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी लो है और जो पर मेंबर क्रेडिट मिलता है वो भी काफ़ी कम होता है, वो भी काफ़ी कम रहता है। दूसरा ये है कि जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, जैसे कि जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे अराउंड 36% शेयर रहता है टोटल बैंक लिंकेजेस में, जबकि नॉर्दर्न या नॉर्थ ईस्ट रीजन में 5%, 5.4%, 5.6% इसी रेट पे इतने ही परसेंटेज पे टोटल बैंक लिंकेजेस का शेयर अराउंड रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रीजनल इम्बैलेंसेस भी हैं। तो इन सब चीज़ों को डील करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन और अच्छे से हो पाए और हमारा जो माइक्रो फाइनेंसिंग है वो अच्छे से और डेवलप हो पाए इन एरियाज़ में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किया ये जा सकता है कि जो एवरेज लोन जो पर ग्रुप मिल रहा है उसको बढ़ाया जाए ताकि जो बेटर एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किए जा सकें, उन लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो और वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएँ। दूसरा ये हो कि जो भी हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसकी एक डायरेक्टरी क्रिएट होनी चाहिए कि वो क्या प्रोडक्ट उसके प्रोड्यूस कर रहा है। डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि क्या स्किल सेट है उस ग्रुप के लोगों के पास। और ये सब चीज़ों से फ़ायदा ये होगा कि जो प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी है वो अच्छे से बढ़ पाएगी। तो प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए डायरेक्टरी होनी चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की और जो स्किल सेट है उसको अच्छे से बढ़ाना चाहिए, उसकी एक रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तीसरा ये है कि जो अंडर सर्व्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक
प्रिवेल करते हैं। नेक्स्ट ये होना चाहिए कि आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, उसके प्रोग्राम्स जो है उनको थोड़ा चेंज करना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल इंक्लूजन को जैम ट्रिनिटी के थ्रू हम बढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक गेम चेंजर रहेगा माइक्रो फाइनेंसिंग के पेनिट्रेशन में ज़्यादा एंड वाले एरियाज़ तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो एसएचजी का जो कस्टमर बेस है वो बहुत बड़ा है, उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट आउटरीच को बढ़ाना चाहिए हमें, जैसे कि हमारे ई शक्ति पोर्टल के थ्रू हम बढ़ा सकते हैं, ताकि जो अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड रीजन्स हैं वो इफ़ेक्टिवली सर्व किए जा सकें, ताकि हमारे जो माइक्रो फाइनेंसिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा डीप एरियाज़ में पेनिट्रेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को सर्व कर सकें। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो आप बने रहें। धन्यवाद।